फ्रेंड्स, वेलकम टू पंखुड़ी साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के चैप्टर फर्स्ट विकास एवं वृद्धि के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट जो कुछ बच गया था उसमें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत। पहला क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास, इसके अंतर्गत क्या होता है? विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास प्रारंभ में तीव्र गति से किंतु बाद में मंद गति से होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि विकास जो होता है सबसे पहले तीव्र गति से होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है उस समय बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, किशोरावस्था, वृद्धावस्था में इसी तरह बढ़ता जाता है तो उसका विकास जो होता है मंद होता जाता है। ठीक है, फिर होता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपने तरह का अथवा भिन्न होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है वह उसकी पर्सनालिटी का जो होता है वह केवल अपनी ही पर्सनालिटी का होता है, मतलब दूसरों से वह बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे बच्चा की बालक की बुद्धि जो होती है, मतलब बुद्धि जो होती है वो बहुत ज़्यादा किसी बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है, कोई बच्चा मंद बुद्धि का होता है। मतलब हर किसी के व्यक्ति की अलग अलग अपनी एक पर्सनालिटी होती है जो दूसरों से भिन्न होती है। तीसरा क्या होता है? परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत से शिक्षा प्रक्रिया द्वारा दिशा व गति में विकास को अग्रसरित किया जाता है। मतलब शिक्षा के माध्यम के द्वारा हम लोग व्यक्ति के विकास को अग्रसरित करते हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ाते हैं कि विकास उसको आगे बढ़ाया जाता है विकास का। फिर चौथा क्या होता है? निश्चय एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूपता का सिद्धांत। विकास निश्चित प्रतिरूप का होता है, मस्तकाधोमुखी। इसका अर्थ क्या होता है कि विकास जो होता है सिर क्षेत्र से पैर क्षेत्र की तरफ आगे की ओर बढ़ता जाता है। सबसे पहले सिर क्षेत्र में होता है, फिर उसके बाद धड़ क्षेत्र में होता है, फिर उसके बाद पैर क्षेत्र में होता है। मतलब एक निश्चित प्रतिरूप, निश्चित मॉडल की तरह विकास होता है। ठीक है, पांचवा क्या होता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। संसार के समस्त भागों में शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक रूप होता है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि मतलब जो जितने भी शिशु हैं, समस्त शिशुओं का जो विकास होता है केवल एक ही मॉडल की तरह, मतलब एक ही मॉडल के तरह होता है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि शिशु, जैसे बच्चा बालक, जैसे पहले क्या होता है कि बच्चा जन्म गर्भ के समय में जैसे जैसे विकास होता है वह प्रत्येक शिशु का एक जैसा रहता है। फिर उसके बाद जैसे बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, वृद्धावस्था, जैसे जैसे इस तरह विकास होते जाते हैं एक सेम प्रतिरूप होता है। इसी तरह हर बच्चे का विकास होता है। ठीक है, फिर आता है समन्वय का सिद्धांत। विकास सभी अंगों के बीच समन्वय के द्वारा होता है। विकास जो होता है ऐसा नहीं है कि एक अंग के द्वारा ही विकास संभव है, ये शरीर के समस्त अंगों के बीच समन्वय रहने के द्वारा ही विकास हो सकता है। ठीक है, संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास एक के बाद एक जुड़ता जाता है, अंतराल के बाद पुनः प्रकट हो जाता है। जैसे कि स्वप्रेम में क्या होता है? सबसे पहले शिशुअवस्था में बहुत तेज तीव्र गति से इसका विकास होता है। स्वप्रेम का विकास शिशुअवस्था में बहुत तीव्र होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रकट होता है। मतलब बीच के जो समय रहता है उसमें विकास जो होता है वह मतलब कम हो जाता है इस स्वप्रेम का विकास। ठीक है, फिर उसके बाद किशोरावस्था में वह प्रकट होता है। फिर आठवां क्या होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम यह निर्धारित करता है कि किस सीमा तक विकास संभव है। वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर एवं संभावनाओं को तलाशता है। विकास जो होता है, यह वंशानुक्रम जो होता है यह निर्धारित करता है कि विकास किस स्तर तक संभव है, किसी व्यक्ति का विकास किस स्तर तक संभव है। फिर उसके हिसाब से वातावरण उन सीमाओं के बीच में अवसर एवं संभावनाओं को तलाशता है। ठीक है, फिर नौवां है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। विकास जो होता है रेखीय न होकर चक्रीय होता है। विकास जो होता है एक सीधा नहीं होकर चक्रीय होता है। जैसे विकास जो होता है पहले मंद होता है, फिर तीव्र होता है, फिर शिथिल हो जाता है। इसी कारण जो होता है यह विकास रेखीय न होकर मंद गति, मतलब चक्रीय होता है। निश्चित विकास के बाद विकास को संगठित करने के लिए विराम का समय भी आता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित विकास हो जाने के बाद उसमें शिथिलता आ जाती है। उसके बाद पढ़ते मानव विकास
को प्रभावित करने वाले तत्व, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले हम लोग हॉरलॉक के अनुसार विकास जो होता है अधिक बड़े हो जाने तक सीमित नहीं रहता है, इसके बावजूद इसमें परिपक्वता से परिवर्तन की एक श्रृंखला निहित होती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं निहित हो जाती हैं। इसका कहने का तात्पर्य कहता है विकास जो होता है मतलब जिस भांति एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के बाद होता है, परंतु पहली ऋतु में दूसरे ऋतु आने के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, उसी प्रकार बालक की अवस्थाएं भी जो होती हैं एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। ठीक है, जैसे प्रेम शंकर श्रीवास्तव के अनुसार क्या कहा है इन्होंने, जन्मोत्प्रांत शारीरिक वृद्धि कुछ चक्रों में पूर्ण होती है जिसका एक निश्चित क्रम होता है, उन्हें विकास चक्र कहते हैं। मतलब जैसे कि प्रथम विकास क्रम, जैसे पहला विकास क्रम क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक प्रभावी होता है, विकास की गति इसमें बहुत तीव्र होती है। फिर सेकंड विकास की द्वितीय विकास का चक्र क्या होता है, 2 से 11 वर्ष का अंतराल रहता है, इसमें जो होता है विकास की गति बहुत मंद हो जाती है। ठीक है, फिर तृतीय विकास क्रम में 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच माना जाता है, जब विकास फिर से पुनः तीव्र गति से हो जाता है। फिर चतुर्थ अवस्था में चतुर्थ विकास क्रम 15 से 18 वर्ष की आयु का काल जो होता है चतुर्थ विकास चक्र के प्रतीक होता है, जिसमें विकास की गति पुनः मंद हो जाती है। मतलब सबसे पहले बहुत तीव्र थी, फिर उसके बाद विकास की गति मंद हुई, फिर तृतीय अवस्था में पुनः तीव्र गति से हुई, फिर चतुर्थ चक्र में पुनः विकास की गति पुनः मंद हो गई। ठीक है, इसी तरह से मानव विकास जो होता है मतलब प्रभावित होता है, मानव विकास प्रभावित होता है। फिर इसके कारक जो होते हैं, इन प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास एक निश्चित दिशा एवं दशा को धारण कर लेता है। यह प्रभावक कारक जो होते हैं निम्न कारक होते हैं, इनके द्वारा ही, इन तत्वों के द्वारा ही मानव विकास जो होता है प्रभावित होता है। जैसे बुद्धि या मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में क्या होता है, मानसिक योग्यता विकास के व्यक्ति के विकास में बुद्धि एक महत्वपूर्ण प्रभावक कारक है। यह एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। जिस विकास में कुशाग्र बुद्धि होती है उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, पर जिस बालक में कुशाग्र बुद्धि नहीं होती है, मतलब जो मंद बुद्धि होता है, उसमें जो शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वह मंद होता है, उसी हिसाब से मतलब उसका बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, फिर आता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें एक विशेष प्रकार के स्रावों का उत्सर्जन होता है। यह स्राव जो होता है व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाती है, जैसे थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि, थाइमस, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और एड्रिनल और सेक्स से स्राव निकलता है। इन ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का स्रावों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इन स्रावों की कमी या वृद्धि के कारण ही व्यक्तित्व में दोष उत्पन्न होता है। मतलब इनसे निकलने वाले जो स्राव होते हैं, सिक्रीशन होते हैं, उनकी कमी या किसी व्यक्ति में कम होता है स्राव, किसी व्यक्ति में वृद्धि होती है, तो इन कमी और वृद्धि से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोष उत्पन्न होता है। जैसे पुरुषों की आवाज़ स्त्रियों जैसी हो जाना, ठीक है, लड़कियों के दाढ़ी एवं मूंछ का निकलना, ये सब वृद्धि एवं कमी के कारण होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के। फिर आता है थर्ड, क्या होता है, यौन भिन्नता। यौन भिन्नता में भी मानव विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, लड़के और लड़कियों का विकास प्रक्रिया के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यौन भिन्नता के कारण ही लड़कियों का व्यक्तित्व एवं मानसिक विकास शीघ्र हो जाता है। विवेक शक्ति का जागरण भी तीव्र हो जाता है, प्रजनन शक्ति भी तीव्र होती है। मतलब यौन भिन्नता के कारण ही लड़कियों का जो विकास होता है वह व्यक्तित्व और मानसिक विकास जो होता है वह शीघ्र हो जाता है। फिर आता है वर्ण, मतलब प्रजाति। ठीक है, प्रजातीय कारक भी व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। श्वेत प्रजाति, जैसे कोई मतलब गोरा है, उस प्रजाति का विकास काली प्रजाति वालों की अपेक्षा शीघ्र होता है। ठीक है, फिर आता है पांचवा, क्या होता है, जन्म क्रम। एक ही परिवार में यदि बच्चों की संख्या अधिक है
तो प्रत्येक बालक का विकास भिन्न गति एवं प्रकार से होता है। प्रथम बालक का विकास तीव्र गति से, फिर शेष अनुक्रम वाले बालकों का विकास धीमी गति से होता है। मतलब जो सबसे पहला बालक होता है उसकी विकास की गति जो होती है तीव्र होती है, फिर उसके बाद जो धीरे धीरे बच्चे जैसे पैदा होते जाते हैं उसमें बालकों का विकास होता है धीमा हो जाता है। ठीक है, फिर आता है पोषण पद्धति। मानव विकास के लिए संतुलित पोषण की महती आवश्यकता है। जिन बालकों को संतुलित आहार की प्राप्ति नहीं होती है वे कुपोषण के शिकार होते हैं। उनमें अनेक संवेग या रोग विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जिन बालकों को संतुलित आहार की प्राप्ति होती है उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास संतुलित रूप से होता है। मतलब जिस बालकों को संतुलित आहार की प्राप्ति नहीं होती है वह कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, और जिन बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास, मतलब जिन बालकों को संतुलित आहार की प्राप्ति होती है उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी संतुलित रूप से होता है। फिर आता है व्याधियाँ, आघात। गर्भकाल में उदर अवस्था शिशु को लगी चोट उत्पन्न होने के बाद उनके विकास को अवरुद्ध कर देती है। मान लो जैसे बच्चा गर्भकाल में है, गर्भावस्था है माँ के गर्भ में, उस समय यदि माता को कोई चोट लग जाती है तो उसका असर शिशु पर होता है। उस अवस्था में जब बच्चा पैदा होता है फिर उसका विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है। इस अवस्था में जैसे शैशवावस्था या बाल्यावस्था में खेल खेल में सिर आदि में लगी चोट भी मानसिक विकास को अवरुद्ध कर सकती है। जैसे खेल खेल में बच्चे लोग खेलते हैं तो उस समय जो मतलब सिर में चोट लग जाती है तो उस सिर में लगी चोट के कारण मानसिक विकास जो होता है अवरुद्ध होता है। इसी प्रकार दीर्घकालीन बीमारियां जैसे टाइफाइड, मलेरिया या संघातिक रोग भी शारीरिक एवं मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है वातावरण। वातावरण भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिफल है। प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। परिवार में रहते हुए वह जातीय संस्कृति को ग्रहण करता है। पारिवारिक वातावरण में घर में बच्चों की संख्या, शैक्षिक स्तर, परिवार के सदस्यों का आपसी सामंजस्य, बच्चों का जन्मक्रम प्रत्येक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। इसी प्रकार सामाजिक वातावरण में भी यदि तनाव है, यदि परिवार में व्यक्ति में हीन भावना, कुंठा, असुरक्षा की भावना आदि उत्पन्न होती है। और सांस्कृतिक वातावरण में कैसे? जैसे मनोवैज्ञानिक कार्ल युग ने अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी तत्व यदि समय समय पर पहचान लिए जाएं तो विकास के मार्ग में उनके समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं मानव विकास के अध्ययन का महत्व, कि हम क्या इम्पोर्टेंस है मानव विकास का अध्ययन, हम क्यों करते हैं। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव विकास के अध्ययन द्वारा हम यह जान सकते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था की क्या चुनौतियां, चेष्टाएं हैं या इनका अन्य अवस्थाओं से क्या संबंध है। इस कारण हमारे लिए विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। मानव विकास के अध्ययन को हम निम्न कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला क्या होता है कि बालकों के व्यवहार को समझने में सहायक। हम मानव विकास के अध्ययन के द्वारा हम यह समझते हैं कि बालकों के व्यवहारों को हम आसानी से समझ सकते हैं। बालकों के विकास क्रम में घटित होने वाली आंतरिक बाह्य परिवर्तनों का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन से बालक के स्वभाव को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे बालकों के पालन पोषण, सामाजिकरण शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर सेकंड आता है मानव विकास के शैक्षणिक अध्ययन के लिए आवश्यक। शैक्षणिक अध्ययन के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, आयु वृद्धि के साथ साथ परिपक्वता में वृद्धि आती है। बच्चे सरल बातों को आसानी से सीखना आरंभ करते हैं तथा कुछ और अधिक आयु बढ़ने के बाद जटिल तथ्यों को भी सीखने लगते हैं। जीवन यापन के लिए अनेक आवश्यक बातों का सीखना सामाजिकरण के अत्यंत अंतर्गत समाजोपयोगी बातों का सीखना आरंभ हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक, विद्यालय
आदि को निर्धारित करने में विकासात्मक मनोविज्ञान में अत्यधिक सहायता ली जा सकती है। फिर तीसरा क्या होता है, बालकों के संतुलित एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में सहायक। बालकों के स्वभाव की जानकारी से माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, चिकित्सक, निर्देशक, समाज सुधारक, समाज कल्याण अधिकारी आदि के लिए यह सुविधा हो जाती है कि बालकों के व्यक्तित्व में विभिन्न पहलुओं यथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक आदि के संतुलित सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान दे सके। ठीक है। फिर आता है निर्देशन के लिए आवश्यकता। आधुनिक युग में निर्देशन का महत्वपूर्ण योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, नेतृत्व आदि विभिन्न क्षेत्रों में बालकों को निर्देशन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। मानव विकास के अध्ययन के आधार पर ही हम लोग निर्देशन कर सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान की सहायता से निर्देशन बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, व्यक्तित्व विशेषताओं, क्षमताओं के अनुसार निर्देशन प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग उसको गाइडेंस प्रदान करते हैं, गाइडेंस देते हैं। ठीक है। फिर आता है पांचवा, व्यवसाय के क्षेत्र में आवश्यकता। मानव विकास के अध्ययन के विकासात्मक मनोविज्ञान में मानव विकास के अध्ययन से हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि व्यवसाय किस तरह से बच्चा कर सकता है। प्रत्येक बालक किशोरावस्था के बाद या किशोरावस्था में ही किसी व्यवसाय परीक्षण में प्रवेश करता है। व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास समुचित रूप से हो गया हो। ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास में सहायक देता है। ठीक है। फिर आता है बाल अपराध के निरोध में आवश्यकता। आधुनिक काल में बालक जो होता है अपराधी हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति को होता है। इस आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी, निरोध के लिए भी हम लोग विकासात्मक मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्व होता है। इसके ज्ञान के द्वारा सुधारक व उपचारक यह समझने लगा है कि माता पिता, अभिभावक, शिक्षक तथा अन्य लोग जिन बालकों को डांटते हैं, मारते, फटकारते हैं, उनकी रुचियों और इच्छाओं की पूर्ति की अपेक्षा करते हैं, ऐसे बालकों में बाल अपराध की प्रवृत्तियों का जन्म होने लगता है। ठीक है। इसके आधार पर हम लोग उनके बाल अपराध के निरोध को रोक सकते हैं। पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में आवश्यक। जब विकासात्मक मनोविज्ञान में के ज्ञान से माता पिता बालक के स्वाभाविक आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं को दृष्टिगत रखते हुए बालक के प्रति वांछित व्यवहार करेंगे और उनकी मूल प्रवृत्तियों का उचित दिशा में शोधन एवं रीडायरेक्शन करेंगे, उनके लिए घर, पड़ोस, खेल के मैदान आदि का अच्छा परिवेश कायम रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और घर और परिवार में उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करेंगे तो उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास आवश्यक होगा, जो कि परिवार में सफल समायोजन व सुखी जीवन के लिए नितांत आवश्यक होता है। ठीक है। फिर आठवां क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यक। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं प्रगति के लिए उनके कुसमायोजन या मानसिक रोग, मानसिक न्यूनता आदि असामान्यताओं का निराकरण करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान जो होता है बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। ठीक है। इसके आधार पर हम लोग बालक के कुसमायोजन या मानसिक रोग आदि के निराकरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर नौवां आता है न्याय के क्षेत्र में आवश्यकता। न्यायिक कार्यों में भी विकासात्मक मनोविज्ञान जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। एक समय था जब न्यायालय अपराधी बालकों को कठोर कारावास एवं शारीरिक यातना का दंड दिया करते थे, किंतु विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन के परिणाम स्वरूप आधुनिक काल में बालकों को दंड न देकर उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। इसके आधार पर हम लोग न्याय के क्षेत्र में भी बहुत ही आवश्यक होता है विकासात्मक मनोविज्ञान। फिर आता है विश्व शांति में आवश्यक। विकासात्मक मनोविज्ञान न केवल व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी है, बल्कि गहराई से यदि विचार किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप किया जाए
तो वह संपूर्ण विश्व के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। विज्ञान की प्रगति के परिणामस्वरूप विश्व के नागरिक प्रतिदिन प्रतिदिन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं और संपूर्ण विश्व एक वृहद समाज का रूप धारण करता चला आ रहा है। ठीक है, इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान केवल व्यक्ति के विकास पर ही संभव नहीं होता, यह विश्व शांति, विश्व सरकार, विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार रूप मिलने में संदेह नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान की महती आवश्यकता बाल विकास को समझने में, बालकों के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराने में, व्यक्तित्व विकास को समझने में, प्रौढ़ और वृद्धों की समस्याओं को जानने, बालकों के व्यवहारों के बारे में पूर्ण कथन करने में सिद्ध हो चुकी है और निरंतर विकासात्मक मनोविज्ञान प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास एवं वृद्धि का फर्स्ट चैप्टर हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में अब दूसरा पार्ट, विकासात्मक मनोविज्ञान का दूसरा पार्ट जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं उसमें हम चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।